कमल जी, सर्वप्रथम आपके चैनल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये जो नेपाल का जो अभी तत्कालीन और जो तरोताज़ा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के आड़ में जिस तरह से भारत की विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर और बिहार के अंदर आरजेडी का तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वो वाकई बहुत ही गंभीर बयान है। और उससे ऐसा लगता है कि ये नेपाल के घटनाक्रम को भारत के अंदर दोहराने की या भारत के अंदर उस घटनाक्रम को अंजाम देने की दिशा में कहीं एक कदम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी का जो अचानक पिछले 2-3 महीने से जिस तरह से वो देश के अंदर वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लगाने लगे, केंद्र सरकार यानी कि माननीय मोदी जी पर जो उनका आरोप है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो कहने का अचानक जो उनका ये नारा लगने लगा है, और इसमें तमाम कांग्रेस और जो इंडी के जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं, ये तमाम पार्टियां राहुल गांधी के सुर में सुर मिला करके। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव 2024 के मई महीने में संपन्न हुआ। केंद्र की में एनडीए की सरकार मई 2024 में बन गया, और 1 साल बीतने के बाद जो ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का है बिहार के अंदर शुरू हुआ, उसके बाद अचानक से कांग्रेस का ये कहना कि वोट चोर गद्दी छोड़ और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रही है या करवा रही है का जो आरोप लगने लगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय स्टेटमेंट है राहुल जी का, कांग्रेस का और उनके तथाकथित जितने भी इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स हैं, इन सबों का। बिहार के अंदर में जो रैली हुई, जो राहुल जी के नेतृत्व में 1 सप्ताह तक जो वहाँ एक अराजकता का माहौल बनाने की चेष्टा की गई, वो वोटर लिस्ट के नाम पर, एसआईआर के नाम पर। मैं आपको बताऊं कि जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर के मामले को देख रही है, वो उसका एडजुडिकेशन हो रहा है, तो राहुल गांधी बिहार के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा करके, क्या उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है? क्या उन्हें कानूनी प्रक्रिया में विश्वास नहीं है? वो दिन रात संविधान का दुहाई देते रहते, तो क्या संवैधानिक जो परंपरा है, संविधान के हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया और जो संविधान के हिसाब से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पावर दिया गया है एडजुडिकेशन का, उसमें कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को क्या विश्वास नहीं है कि उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश पारित कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से बिहार में जितने भी 12 पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको कह रही है कि आप अपने बीएलए के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को कोऑपरेट करें, ताकि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उनको मदद दिया जा सके, और जिनका सही नाम कटा है, गलत तरीके से अगर नाम कटा है तो उनका नाम जुड़वाया जाए। इस दिशा में कदम उठाने के बजाय वो आंदोलन करना, अराजकता का माहौल फैलाना, बिहार के अंदर झूठ की राजनीति करना, किस तरह से हम वहाँ की एनडीए की सरकार, केंद्र की एनडीए सरकार की छवि को धूमिल करे, जनता को सरकार के खिलाफ भड़काए, नेताओं के खिलाफ भड़काए, इसका जो अथक परिश्रम इन लोगों ने किया, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। मैं आपको कमल जी बताऊं कि बिहार के अंदर जो वहाँ की जनता थी, वो राहुल गांधी के बयान को एक हंसी के अलावा कुछ भी नहीं उससे ज़्यादा गंभीर माना। वो समझा कि राहुल गांधी का ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, ताकि अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी उन्हें रहता तो इस तरह का हास्यास्पद खेल बिहार के अंदर 1 सप्ताह तक रुक करके नहीं करते। कभी मोटरसाइकिल पर यात्रा निकालना,
कभी किसी गरीब बच्चे के साथ बात करना और उसको जबरन ये कहना कि बोलो कि तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि राहुल गांधी जी ने एक युवक से ये प्रेस को बयान दिलवाया कि उसका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, और वहाँ से निकलने के बाद वही लड़का फिर से बयान दे रहा है कि नहीं साहब, हमको तो गलत तरीके से करवाया गया, मेरा नाम वोटर लिस्ट में है, वोटर लिस्ट से मेरा नाम नहीं हटाया गया। तो इस तरह का जो वाकया बिहार के अंदर हुआ वो एक हास्यास्पद स्थिति से ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो इतना एक्सरसाइज करने के बाद, इतना तोहमत लगाने के बाद, इतना झूठ फरेब रचने के बाद भी बिहार की जनता जिस कटिबद्धता से, जिस प्रतिबद्धता से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के वहाँ की एनडीए सरकार को मदद कर रही है और फिर से उसको पुनः सत्ता में आगामी अक्टूबर-नवंबर महीने में वहाँ चुनाव होना निश्चित है, और जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जनता एकजुट है, जनता बहुत हल्के में राहुल गांधी जी को लेती है, और उसके पीछे का मतलब यही है कि उनके जो भी स्टेटमेंट है, उनके जितने भी स्टेटमेंट है, वह तथ्य से बिल्कुल दूर, उसमें कोई दम नहीं है, और जिसको कहते हैं फाउंडेशनल फैक्ट से भी दूर दूर तक उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, यानी कि मई 2014 से, मई 2014 में के पहले यूपीए की सरकार केंद्र में था, तब तक देश में सब कुछ बहुत भला चंगा चल रहा था। उनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया काम कर रहा था, देश में तमाम शांति थी, बिल्कुल संविधान के हिसाब से सब कुछ चल रहा था। जो ही मोदी जी की सरकार आई, कांग्रेस के अनुसार वो बिल्कुल सब कुछ पटरी से उतर गया। तो आप देखेंगे कि 2014 से ही किस तरह से माननीय मोदी जी की छवि को धूमिल किया जाए जनता की निगाह में, माननीय मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की को किस तरह से गरिमा को धूल धूसरित किया जाए, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विश्वास नारा वाली जो योजनाएं थी, जिस योजना के माध्यम से हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया, और 2014 के चुनाव के दरमियान जो भी उन्होंने वादा किया जनता से, उसको पूरा करने का काम किया गया। तो बट नेचुरल है कि उनकी ख्याति जनता में गांव-गांव तक, बूथ-बूथ तक उनकी ख्याति पहुंची, यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की पूरी जनता एकजुट होकर के और पुरजोर तरीके से बहुमत देने का काम, जिसका कि नतीजा आपने 2019 में देखा। फिर आपने 2024 में इनके इतना विरोध के बावजूद, इतना मनगढ़ंत झूठी कहानी रचने के बावजूद एक दमदार एनडीए की सरकार चल रही है मई 2024 से अब तक। तो जो सफलता माननीय मोदी जी का राजनीतिक सफलता रहा है, प्रशासनिक सफलता रहा है, उनका जो डिप्लोमेटिक सफलता रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सफलताएं कांग्रेस को और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों को, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के सहयोगी पार्टी के नेताओं को बिल्कुल पच नहीं रहा है। तो जब उन्हें इनकी सफलताओं से अपच या अनपच हो रहा है, तो ऐसी सूरत में किस तरह से देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए, किस तरह से देश में विघटनकारी स्थितियों को पैदा किया जाए, किस तरह से देश के अंदर जो हम एक क्या कहते हैं कि सिविल वार की स्थिति पैदा किया जाए। इसलिए आप देखेंगे कि सर्वप्रथम इन लोगों ने जात पात करके उसको बांटने का काम शुरू किया। उन्हें वहाँ जब सफलता नहीं मिली, तब इन्होंने किसान आंदोलन खड़ा करने का काम किया। उसमें भी जब सफलता इन्हें नहीं मिली, तब इन्होंने दिल्ली के अंदर 2020 में कितना बड़ा दंगा कराने का काम किया। जब वहाँ भी इन्हें सफलता नहीं मिली, तो आपने देखा कि शाहीन बाग जैसे घटना को अंजाम दिया। उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, तो जब बांग्लादेश के अंदर में पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, तो उस वक्त भी यही ऑपोजिशन के लीडर्स चाहते थे कि भारत के अंदर भी उस तरह का माहौल पैदा हो। तो
वो भी जब इनके हाथ से निकल गया, तो अब जब नेपाल के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ है, तो ये इनकी बहुत ही दिली ख्वाहिश है कि भारत के अंदर भी अराजकता का माहौल हो, यहाँ की युवा वर्ग रोड पर उतरे और सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन वो करे। लेकिन भारत की जनता, भारत के युवा और यहाँ के मतदाता बहुत ही मैच्योर्ड हैं, बहुत ही गंभीर हैं। ऐसे नेताओं के जाल में नहीं फंसने वाले, ऐसे नेताओं के चक्कर में नहीं आने वाले जो मोदी जी जैसे विश्व प्रसिद्ध नेता के नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ उठा सके। उन्हें अपने नेता यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से अगाध प्रेम है, स्नेह है, और इसका कारण है कि 2024 के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए वहाँ विरोधी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और वहाँ बीजेपी की सरकारें बनी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत कंसिस्टेंटली एक के बाद एक झूठ फरेब का जाल बुन करके देश में अस्थिरता का माहौल बनाने की चेष्टा की जा रही है, ताकि माननीय मोदी जी के सरकार को ये आईना दिखा सके। लेकिन अपने प्रयास में कांग्रेस और उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं सब अब तक असफल रहे हैं, और देश की जनता उनके इस अभियान को असफल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती चली आ रही है। इस देश की जनता भली भांति इनके जो मंसूबे हैं, जो बहुत गलत मंसूबे हैं, उसके झांसे में नहीं आने वाली। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मोदी जी बहुत आसानी से, बहुत शांति से अपना पूरा 5 वर्ष पूरे करेंगे, और आगे भी उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले कई दशकों तक इस देश में चलता रहेगा, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है।